हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। इससे पहले हम लोगों ने बीपीएससी पेपर 6 के फर्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस रिमेनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस को किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे हमें उनको टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है 26, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फ्रॉम एन एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर इन प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अब याद रखिए, एज पर IS 4987, IS 4987 ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है कि प्लेन एरिया के लिए 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज स्टेशन होनी चाहिए जो रेनफॉल को मेजर करे। ठीक है, तो फॉर अ प्लेन एरिया 520 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर के पास है तो 260 तो 390 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में एक रेन गेज स्टेशन होना चाहिए। बट ये रेंज है इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछते, या तो प्लेन एरिया का पूछते हैं या फिर हिल एरियाज का पूछते हैं। हिल एरियाज के लिए क्या रेंज है? 130 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर एक रेन गेज स्टेशन होना चाहिए। तो आप ये कोई दोनों वैल्यू बहुत याद रखना इंपॉर्टेंटली, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं इस टॉपिक से, और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आता है। तो हिली एरियाज में 130 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज स्टेशन, और प्लेन एरिया में 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज स्टेशन। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, पूछा इसको आपको 520 से डिवाइड कर देना, आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड। मैं आपको तीनों कंडीशन के लिए बताता हूँ। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू एज पर IRC इज 7%, 10% एंड 4%। ये तीन वैल्यू आप याद रखिए। 7% है प्लेन एरिया के लिए जिसकी क्रॉस स्लोप 10% से कम है। प्लेन टेरेन के लिए 10% किसके लिए होता है? हिली एरियाज के लिए जिसकी क्रॉस स्लोप 25 to 60% होती है। और 4% होता है अर्बन एरियाज के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू आपको याद रखना है। तो इसमें किसके लिए पूछा है? हिल रोड के लिए। हिल रोड के लिए 10%, ये है प्लेन एरिया के लिए, और 4% हमने अर्बन एरिया का डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ऑफ द स्पीड लिमिट। ये क्या है? किस टाइप का साइन बोर्ड है? रेगुलेटरी साइन है, वार्निंग साइन है, या इन्फॉर्मेटरी साइन है? तो ये इन्फॉर्मेटरी साइन है। देखिए, तीन प्रकार के साइन बोर्ड है यहाँ पे। रेगुलेटरी साइन बोर्ड मीन्स जो रेगुलेशन के लिए होता है, स्टॉप का जैसे साइन हो गया, आपको कहीं शार्पली आपको रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड यू टर्न नहीं है, तो इस तरह के साइन रेगुलेट करने के लिए, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, मतलब ये मैंडेटरी साइन एक तरह से हो जाते हैं, वो होते हैं रेगुलेटरी साइन। वार्निंग साइन क्या होता है कि आगे कुछ ऐसा चीज है जिसको आपको वार्न करना है, इन्फॉर्म करना है। तो एक इन्फॉर्मेटरी साइन में तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन वार्निंग साइन में हम वार्निंग दे रहे हैं कि आगे स्कूल है, आगे ब्रेकर है, ऐसा कुछ, आगे शार्प यू पिन है। तो इस तरह का साइन होता है वार्निंग साइन। इन्फॉर्मेटरी में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और कुछ नहीं। ड्राइवर को इन्फॉर्म किया जाएगा, जैसे कि डिस्टेंस लिखा होता है कि ये जगह इतना डिस्टेंस पे है, स्पीड लिमिट इतनी है। ये सब क्या है? इन्फॉर्मेटरी साइन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है SSD के लिए फॉर्मूला पूछा है। SSD के लिए फॉर्मूला वो जानते हैं कि 0.278 इंटू VT प्लस V²/254 F ईटा प्लस माइनस N होता है। ये फुल फॉर्मूला है। ईटा यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक है, F इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, और N यहाँ पे स्लोप है। V इज द वेलोसिटी एंड T इज द रिएक्शन टाइम। टी की वैल्यू जनरली हम 2.5 सेकंड्स लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए कौन सा फिट बैठ रहा है। ये तो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो फैक्टर होता है, ये फैक्टर ये किस लिए होता है? कन्वर्ट करने के लिए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से kmph में। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए और बी। तो पहला ऑप्शन तो दोनों में सही है, मतलब ये है लैग डिस्टेंस, तो लैग डिस्टेंस तो दोनों में सही है। और ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो अब देखिए इसमें से V² किस में है? V²/254 होता है, तो V²/ईटा। तो ये V² नीचे तो हो ही नहीं सकता, ऊपर ही जाएगा। और ये ईटा क्या है? इफिशियंसी ऑफ द ब्रेक। इफिशियंसी ऑफ ब्रेक मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया। ईटा के साथ भी हो, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया हो, तब भी आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और अगर स्लोप दिया हो, अप ग्रेडियंट या डाउन ग्रेडियंट, तब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आप कैलकुलेशन के लिए भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर डिस्चार्ज रिलेशन इज गिवन बाय। तो लेसिस ने दिया था कि पेरीमीटर और वेटेड पेरीमीटर इज इक्वल टू 4.75 इंटू √Q। ऑप्शन है सी। लेसिस फार्मूला से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इसलिए आप लेसिस के सारे फार्मूले याद रखिए विदाउट फेल। आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे फार्मूला पूछ ले चाहे न्यूमेरिकल पूछ ले। नेक्स्ट है
कि स्ट्रीम फंक्शन में स्ट्रीम फंक्शन के चेंज में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। देखिए स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन इज द वेलोसिटी वेक्टर v. Similarly, partial derivative of the stream function in y direction is the velocity vector u minus u. तो ये स्ट्रीम फंक्शन क्या डिफाइन करता है, फ्लो को चेक करने के लिए कि रोटेशनल है या इरोटेशनल है। अगर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इरोटेशनल है, अदरवाइज रोटेशनल है। डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर अगर जीरो है मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इरोटेशनल फ्लो है, अदरवाइज रोटेशनल फ्लो है। तो ये दोनों में एग्जिस्ट करेगा, रोटेशनल के लिए भी और इरोटेशनल के लिए भी। लेकिन वहीं पे वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इरोटेशनल के लिए एग्जिस्ट करता है। तो याद रखिए ये स्ट्रीम लाइन फंक्शन दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या शो करता है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, पॉइंट ए दो स्ट्रीम लाइन के बीच में ये साई 1 है और ये साई 2 है और यहां से फ्लो जा रहा है। तो इसके अक्रॉस तो कभी हो ही नहीं सकता, इसके पैरेलल हो सकता है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना फ्लो हो रहा है, तो साई 1 माइनस साई 2। तो इन दोनों का डिफरेंस हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्चार्ज। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो फ्लो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और अगर नेगेटिव आ रहा है तो राइट हैंड साइड की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो अब क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनका डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल स्ट्रीम फंक्शन इज इक्वल टू बिटवीन टू स्ट्रीम लाइंस। तो ये हमने जो ड्रॉ किया था वो स्ट्रीम लाइंस थे, इज इक्वल टू डिस्चार्ज क्यू। नेक्स्ट है अ ब्लॉक ऑफ वुड 2 मीटर लॉन्ग 2 मीटर वाइड 1 मीटर डीप। तो ये ब्लॉक है। अब कह रहा है कि इसकी हाइट विड्थ और लेंथ गिवन है। ठीक है, 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1 मीटर। ठीक है, और इसको हमने वाटर में रखा है जिस और वुड की डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब। तो कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा। बहुत सिंपल है, आप इसका पहले वेट निकाल लीजिए। वेट कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है 800 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 1 इंटू 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 3200 kg इसका वेट हो गया। और उतना ही वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करना है इसको। तो उतने वाटर को डिस्प्लेस करने के लिए क्या है कि डेंसिटी तो हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब आता है वाटर का, और वॉल्यूम को यहाँ पे अननोन रखेंगे। तो 3200 में इसको कट कर देते हैं, 20 से 20 कैंसिल आउट, 32 में डिवाइड करेंगे 10 से तो 3.2 मीटर क्यूब। तो 3.2 मीटर की वाटर डिस्प्लेस होगा तो सेम वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इक्वल बायोन्सी फोर्स आएगा, तो ये फ्लोट करेगा। तो आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैपिड सेल फिल्टर एंड स्लो सेल फिल्टर के सारे पैरामीटर्स आप रट जाइए, क्वेश्चन एक न एक आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो ये इसमें किसके पूछा है, स्लो सेल फिल्टर के लिए पूछा है। मैं आपको दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो मैं बता देता हूँ, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप इन दोनों फिल्टर्स के सारे पैरामीटर्स को रट जाइए। स्लो सेल फिल्टर में जो इनपुट आता है वो कहाँ से आता है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से। इसमें हम कोएगुलेंट को ऐड करने के बाद यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि इसमें जो पार्टिकल की साइज होती है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो एक तरफ मैं स्लो सैंड फिल्टर का रख देता हूँ और एक तरफ मैं रैपिड सैंड फिल्टर का रख देता हूँ डेटा। तो स्लो सैंड फिल्टर में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 0.15 से 0.3 mm होता है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो इसकी जो साइज होती है 0.35 से 0.55 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है साइज। तो रैपिड सैंड फिल्टर का भी और स्लो सैंड फिल्टर का भी साइज आप समझ गए। नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन पे CU, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है वो होता है स्लो सैंड फिल्टर के लिए 5 के बराबर, और अगर आप रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो इसके लिए होता है 1.3 से 1.7। मतलब ये 5 की वैल्यू मतलब ये मोर यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट कंपैरिजन देखते हैं फिल्ट्रेशन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो भी ये क्वेश्चन जैसे आया हुआ है। तो अगर हम स्लो सैंड फिल्टर की बात करें तो इसका रेट होता है 100 से लेके 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ द फिल्टर एरिया। अब इसको यूनिट में चेंज करके आप क्वेश्चन में दे सकते हैं, बट आप अगर एक यूनिट में याद है आपको तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो रैपिड सैंड फिल्टर के लिए स्लो सैंड फिल्टर के लिए कितना होता है फिल्ट्रेशन रेट, 100 से 200। और वही अगर रैपिड सैंड फिल्टर है तो 3000 से लेके 6000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर ऑफ द फिल्टर एरिया। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन देखते हैं कि फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, बट एक डिटेंशन टाइम को हम डिस्कस कर लेते हैं। डिटेंशन टाइम कितना होता है, फिर फिल्ट्रेशन क्लीनिंग टाइम। तो क्लीनिंग टाइम होता है इसका 1 to 3 मंथ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इसको हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है 1 to 3 मंथ पे
अपर लेयर को हम स्क्रैप करके हटा देते हैं। तो मेथड भी पूछते हैं कैसे हम फिल्टर करते हैं, क्लीन करते हैं स्लो सैंड फिल्टर को। तो अपर लेयर को स्क्रैप करके उसको वॉश करके फिर से लगाते हैं और कुछ नया मटेरियल भी ऐड कर देते हैं। और रैपिड सैंड फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वॉश करने की वह है 24 to 48 आवर्स, क्योंकि ये काफ़ी इसका हाई रेट होता है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमें इसे फिल्टर आउट करना पड़ता है, क्लीन आउट करना पड़ता है, बट इसमें टाइम लगता है सिर्फ 15 मिनट। दूसरी चीज़ पूछते हैं आपसे कि रैपिड सैंड फिल्टर को जो क्लीन किया जाता है उससे मेथड क्या है। तो उसके लिए बैक वॉशिंग यूज़ करते हैं, बैक वॉशिंग, जिसमें कि 2 से लेके 5% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर का ही यूज़ किया जाता है। उसको हम बैक वॉश करते हैं, आउटपुट से लेके इनपुट में डाल देते हैं। ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो देखिए 100 से 200 का ऑप्शन कौन सा है, कोई भी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ये अगर 10 की जगह 100 होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट है द डिजाइन ऑफ इमहॉफ टैंक। इमहॉफ टैंक जानते हैं हम किसके लिए होता है, सेटलिएबल सॉलिड के लिए। ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन कि इमहॉफ टैंक किस लिए काम में आता है। तो सेटलिएबल सॉलिड को सेपरेट आउट करने के लिए, सेटलिएबल सॉलिड्स को सेपरेट आउट करने के लिए इमहॉफ टैंक यूज होता है। ठीक है, अब इसके लिए पूछा कि रिटेंशन टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए हमें उसमें सैंपल को रखना पड़ता है। तो इसके लिए रिटेंशन टाइम है 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेटरल्स। इसके लिए फिक्स वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। रैपिड सैंड फिल्टर में जो लेटरल्स होते हैं इसके बीच की मैक्सिमम स्पेसिंग हो सकती है 30 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा हम लेटरल के बीच की स्पेसिंग नहीं रख सकते। सो दिस इज अ फिक्स वैल्यू, दैट इज व्हाई क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। Next is if W is the total BOD, V is the filter volume, F is the recirculation factor। ये हमने डिस्कस किया था पीछे भी इन ट्रिकलिंग फिल्टर। देन यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग। तो यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग क्या होता है, बैक्टीरियल लोड कितना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो बैक्टीरियल लोडिंग इज इक्वल टू BOD डिवाइड बाई फिल्टर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय recirculation factor। So this is the formula, so just remember it। Next is in water supply pipes, wrought iron, cast iron pipe have relationship। wrought iron pipe और cast iron pipe में क्या रिलेशन है, तो लाइफ ऑफ cast iron pipe is more than life of wrought iron pipe, क्योंकि इसमें cast iron pipe में रस्टिंग नहीं होती। नेक्स्ट है when bed level of a canal is higher than highest। ये क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं और ये बहुत इजी है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ पहले, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप इससे समझ जाएंगे। 4 प्रकार के एक्वाडक्ट होते हैं बेसिकली। और ये एक्वाडक्ट क्या है कि जब भी कोई कैनाल हम डिजाइन करते हैं तो उसको नेचुरल ड्रेन को क्रॉस करना ही पड़ता है, क्योंकि नेचुरल ड्रेन जो होता है वो हमेशा क्या फॉलो करता है, कंटूर लाइन। और हम जो डिजाइन करते हैं कैनाल को उसे मोटरशेड लाइन पर डिजाइन करते हैं, इसलिए उसको क्रॉस ड्रेनेज वर्क करना ही पड़ेगा, मतलब उसको ड्रेन को क्रॉस करना ही पड़ेगा, रिवर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो जब क्रॉस करता है तो डिपेंड करता है कि कैनाल के अलाइनमेंट या कैनाल के आरएल क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि कैनाल ऊपर से पास होने वाला है फ्लाईओवर की तरह या अंडर पास की तरह पास होने वाला है। इन्हीं सिचुएशंस का अलग अलग कंडीशंस दिया गया यहाँ पे। सबसे पहला कंडीशन है एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट क्या होता है, अगर कैनाल ऊपर से पास हो रहा है ऐसे और ड्रेन नीचे से जा रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, और कैनाल जा रहा है इस डायरेक्शन में, और कैनाल का जो बेड लेवल है, डिजाइंड बेड लेवल, वो इस रिवर के या ड्रेन के HFL से हाईएस्ट फ्लड लेवल के ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्वाडक्ट। लेकिन अगर इस कैनाल का बेड लेवल इसके HFL से, ड्रेन के HFL से नीचे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा, ये दोनों तो मिक्स हो जाएगा, ये इसका वाटर यहाँ पे, ये वाटर इसका यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके फ्लोर को डिप्रेस कर देते हैं यहाँ पे, और इसको बोलते हैं साइफन एक्वाडक्ट। सो दूसरा कंडीशन हो गया साइफन एक्वाडक्ट। एक्चुअली कंडीशन क्या हुई, when bed level of the canal is less than HFL of the drain, we have to provide siphon aqueduct। when bed level of canal is higher than the HFL of drain, then we have to provide aqueduct। इसका अपोजिट कंडीशन होता है कि जब कैनाल का बेड लेवल का RL बेड लेवल ऑफ ड्रेन से भी कम हो, नीचे चला जाए, तो अब कैनाल नीचे से पास होगा और ड्रेन ऊपर से पास होगा। इसमें भी वही दो कंडीशन है, अगर ड्रेन का बेड लेवल कैनाल के FSL से, फुल सप्लाई लेवल से ऊपर है, तो क्या होगा, सुपर पैसेज। और अगर इसका बेड लेवल, ड्रेन का बेड लेवल इसके FSL से नीचे आ गया, तो इसको बोलेंगे कैनाल साइफन या फिर साइफन। ठीक है, कैनाल साइफन या फिर साइफन। चारों कंडीशन समझ गए, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन बेड लेवल ऑफ कैनाल, व्हेन बेड लेवल ऑफ कैनाल हायर देन द हाईएस्ट फ्लड लेवल। अब बेड लेवल कैनाल के लिए हायर देन है, तो ये कैनाल है और ये ड्रेन जा रहा है यहाँ से, तो ड्रेन का HFL यहीं पे है, खत्म हो रहा है, और कैनाल जा रहा है ऊपर।
कैनाल का जो बेड लेवल है वो हायर है, ठीक है, HFL से, तो ये क्या कहलाएगा, एक्वाडक्ट। तो सिंपल आंसर इज एक्वाडक्ट, राइट। सो दिस इज द एक्वाडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए इसमें एक मिस्टेक भी लग रहा है मुझे, यहाँ पे HFL ऑफ डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, HFL ऑफ ड्रेन होना चाहिए, डिस्चार्ज की जगह ड्रेन होना चाहिए। डिस्चार्ज कुछ भी नहीं है, डिस्चार्ज क्या मीनिंग है यहाँ पे, हाई फ्लड लेवल ऑफ डिस्चार्ज की जगह यहाँ पे ड्रेन होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, द बेड लेवल ऑफ कैनाल इज लोअर्ड इन केस ऑफ, किस केस में हम कैनाल की बेड को लोअर करते हैं। अभी हमने देखा कि कैनाल की बेड हम कब लोअर करेंगे, देखिए कैनाल तो अभी ऊपर है, तो यहाँ पे तो हमें बेड लेवल को लोअर करने की जरूरत नहीं है। बेड लेवल को हम लोअर कब करेंगे, इस केस में, जब कैनाल नीचे है और जो कैनाल का FSL है वो हायर लेवल पे है ड्रेन के बेड लेवल से, तो हमें कैनाल को यहाँ पे डिप्रेस करने की जरूरत पड़ी, इसका क्या बोलते हैं, कैनाल साइफन। तो ऑप्शन है यहाँ पे कैनाल साइफन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक यूनिट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इंक्रीज्ड और डिक्रीज टॉर्क टू अ ड्रिवन शाफ्ट। तो यहाँ पे टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए, डिक्रीज या इंक्रीज टॉर्क को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो ये है हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। इसका काम ही यही है, टॉर्क को कन्वर्ट करके इंक्रीज डिक्रीज को टैकल करेगा। नेक्स्ट है, व्हेन द लेंथ ऑफ बॉडी वॉल ऑफ अ फॉल इज लेस देन द नॉर्मल विड्थ ऑफ कैनाल इट इज कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैनाल फॉल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कैनाल फॉल क्या होता है, जब हमने जो लेवल पे डिजाइन किया है RL पे कैनाल को, और जो ग्राउंड लेवल है वो उससे काफी डिफर कर रहा है, तो हमें उसको फॉल करना पड़ता है, तो वहां पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉल को, एनर्जी को डिसिपिएट करने के लिए। कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये है यहाँ पे ओगी फॉल। ओगी फॉल आप सिंपल सा प्रोफाइल देख सकते हो, ओगी प्रोफाइल होता है, फ्लो अटैच होकर चलता है। दूसरा है ट्राइपोजॉइडल नोच फॉल। नोच फॉल में क्या होता है, यहाँ पे हम सिल्स बनाते हैं, इसमें नोच होते हैं इस तरह के, ठीक है, ये सेक्शन बी आपको कट करके दिखाया गया है, ये हो गया नोच फॉल। तीसरा है यहाँ पे वर्टिकल और शारदा टाइप फॉल। शारदा टाइप फॉल सिंपल फॉल है, ये वाटर आया यहाँ पे, यहाँ से चला गया, ठीक है। 14 क्यूमेक तक हम ये यूज करते हैं शारदा टाइप फॉल। और लास्ट है जो क्वेश्चन है पूछा है, फ्लूइड फॉल। फ्लूइड फॉल इसको बोलते हैं कि हम इसमें कैनाल की पोर्शन को फ्लूम करते हैं इस तरह से, मतलब उसकी विड्थ को घटाते हैं और फिर ऐसे फ्लूमिंग पोर्शन, ये प्लान है, ये यहाँ पे प्लान पोर्शन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, व्हेन द लेंथ ऑफ बॉडी वॉल फॉल ऑफ अ फॉल इज लेस देन द नॉर्मल विड्थ ऑफ कैनाल। तो यहाँ पे बॉडी वॉल का विड्थ कम है नॉर्मल विड्थ ऑफ कैनाल से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कैनाल फॉल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रॉस रेगुलेटर्स आर प्रोवाइडेड। दो प्रकार के रेगुलेटर्स होते हैं, क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर, इसका काम क्या है, टू राइज द वाटर लेवल टू इट्स अपस्ट्रीम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो डिस्चार्ज इन पेरेंट कैनाल। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका काम क्या है क्रॉस रेगुलेटर का, कि पेरेंट कैनाल में जब पानी कम हो समर सीजन के टाइम पे, तो हेड लेवल को बढ़ाए ताकि सफिशिएंट पानी जितने के लिए मैंने डिजाइन किया है उतना वाटर अवेलेबल हो। दूसरा, टू हेल्प इन क्लोजिंग द सप्लाई टू डाउन स्ट्रीम। बिल्कुल, अगर मान लो कुछ रिपेयरिंग वर्क करना है, कुछ भी वर्क करना है, तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, कंप्लीटली क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम ही है वाटर सप्लाई को रेगुलेट करना। तीसरा है, टू ऑब्जर्व फ्लक्चुएशन इन वेरियस सेक्शंस ऑफ द कैनाल चैनल सिस्टम। बिल्कुल सही, इसको हम फ्लक्चुएशन मीन्स अगर कहीं पे ज्यादा डिमांड है तो पानी को ज्यादा छोड़ेंगे, ज्यादा सप्लाई करेंगे, पानी की डिमांड कम है तो हम कम सप्लाई करेंगे। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द रिजर्वॉयर इज फुल, रिजर्वॉयर फुल है, मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन द ग्रेविटी डैम। तो ये ग्रेविटी डैम है, मान लेते हैं यहाँ पे रिजर्वॉयर फुल है, ठीक है, ये वाटर लेवल है, ये फुल है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ पे होगा, ये यहाँ से धक्का देगा, ये इसका टो पोर्शन है, ये इसका हिल पोर्शन है, तो ये कहाँ पे आएगा, टो पे ही आएगा, सिंपल सी बात है, तो एट द टो। नेक्स्ट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूनिट्स आर नॉर्मली डिजाइन फॉर। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नॉर्मली कितने ईयर्स के लिए डिजाइन होते हैं, तो ये होते हैं 15 to 20 ईयर्स के लिए डिजाइन, ठीक है, 15 से 20 साल के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है, ट्रीटमेंट प्लांट की। और वाटर सप्लाई सिस्टम जो है 25 से 30 साल के लिए। इन वाटर सप्लाई फॉर पब्लिक थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, तो ये ऑर्डर नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर मतलब उसका जो स्मेल है वो 1 के बराबर हो चाहिए। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, इसको बोलते हैं TON। सो TN शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। दिस इज द वैल्यू एज पर IS कोड। कौन सा कोड है इसके लिए, 10500। नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, ये दोनों ही काम करता है। जो जहां ये हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं सेप्टिक टैंक, जहाँ पे सीवर लाइन अवेलेबल नहीं हो और सीवेज का जो आउटपुट है या फिर जो बाहर आ रहा है वो बहुत ही कम अमाउंट में, इंडिविजुअली हमें इसको प्रोवाइड करना है, तो हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं। ये एनारोबिक रिएक्शन पे वर्क करता है।
इसके दोनों ही फंक्शन होते हैं, पहले सेटलिंग टैंक की तरह वर्क करता है और लास्ट में डाइजेशन करता है यूजिंग एनएरोबिक रिएक्शन। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ पाइप विच इज यूज्ड टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन वेरियस एग्जामिनेशन। सो कह रहा है कि वो पाइप जो पानी कलेक्ट करता हो वेस्ट वाटर फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग्स, जैसे कि बाथरूम, किचन, उन सब से, उसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम वेस्ट पाइप। याद रखिए यहाँ पे टॉयलेट नहीं आएगा, इस वाटर में टॉयलेट को मिक्स नहीं करते, टॉयलेट का वाटर मिक्स नहीं करते, टॉयलेट का वाटर अलग होता है, उसको बोलते हैं हम सॉइल पाइप। जो टॉयलेट का वाटर कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम सॉइल पाइप, और जो बाथरूम किचन से वाटर कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं, या फिर बेसिन से, बेसिन भी आता है इसमें, उस वाटर को, उस पाइप को बोलते हैं वेस्ट पाइप। सो वेस्ट पाइप इज डिफरेंट, सॉइल पाइप इज डिफरेंट। नेक्स्ट है द पाइप फॉर वाटर सप्लाई आर टेस्टेड फॉर। जो वाटर सप्लाई के लिए पाइप होता है वो किन किन चीजों के लिए टेस्ट किया जाता है? तो ये प्रेशर के लिए, लीकेज के लिए, डायमेंशन के लिए, तीनों ही सही है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। इन रैपिड सैंड फिल्टर द डेप्थ ऑफ टैंक वेरीज। देखिए रैपिड सैंड फिल्टर के फिर से क्वेश्चन आया, डेप्थ कितना होता है? 3 to 3.5 मीटर। सो डेप्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑलरेडी मेंशनड यू रैपिड सैंड फिल्टर, ग्रेविटी सैंड फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर। दीज ऑल थ्री फिल्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछते हैं कभी कभी कि इनकी कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करता है। सिमिलरली सेडिमेंटेशन टैंक की आपकी इफिशिएंसी पूछेंगे कि इस पे डिपेंड करता है। Last question of this video, seepage through an embankment in a earthen dam is controlled by। सीपेज को अर्दन बैंक में, अर्दन डैम में किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, किसको यूज करके? जो होता है ड्रेनेज फिल्टर्स। ड्रेनेज फिल्टर्स क्या करता है? वाटर को एग्जिट आउट कर देता है ताकि सीपेज ना हो अर्दन डैम के एम्बैंकमेंट से, ताकि इरोजन ना हो, तो ड्रेनेज फिल्टर्स आर यूज्ड। रिलीफ वेल्स क्या होते हैं? रिलीफ वेल्स जो कंसोलिडेशन को एक्सेलरेट करने के लिए होता है उसको बोलते हैं रिलीफ वेल्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।